नमस्कार, मैं शशांक से ओम गायत्री क्लासेस से। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अब बोर्ड परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और इस अंतिम पड़ाव पर अंतिम पेपर जो हमारा है वह है इंग्लिश सेकंड पेपर। इंग्लिश सेकंड पेपर में जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि स्कोर करना थोड़ा आसान है। स्कोर करना आसान है, लेकिन जिन्होंने तैयारी बेसिकली पूरे वर्ष की, पूरे के पूरे ईयर जिन्होंने 100% तैयारी की है, उनके लिए निश्चित तौर पर स्कोर करना बेहद आसान है। मेरा एक छोटा सा प्रयास कि जिन्होंने थोड़ी लापरवाही दिखाई है, जिनसे कुछ मिस हो गया है, वो किसी भी परिस्थिति में रहे हों और अगर ऐसी सिचुएशन उनके साथ रही हो कि वो वर्ष भर इंग्लिश लैंग्वेज को सही से जज ना कर पाए हों, सही से स्टडी ना कर पाए हों, तो उनके लिए एक छोटा सा प्रयास है कि वो अधिकतम मार्क्स गेन कर लें। तो इसलिए मेरे पास समय बहुत कम है, आपके पास मुझसे भी कम समय है, तो ऐसे कम समय का उपयोग करते हुए सबसे पहले मैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स पर आता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा मार्क्स का आता है इसलिए नहीं, या कम मार्क्स का आता है इसलिए नहीं, इसका कोई पैमाना नहीं है कि ज्यादा मार्क्स का आता है कम मार्क्स का। वैसे तो लो मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से। लेकिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपका फेस क्वेश्चन होता है। फेस क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले आपको पेपर में यही क्वेश्चन करना होता है। इट मींस टू से दैट अगर आप ये पेपर कर लेते हैं अच्छे से, इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आगे आप जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हो जाएगा। तो डायरेक्ट में सारी चीजें तो यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उन पॉइंट्स पर जरूर बात कर लेता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा आपको असिस्ट करेंगे, आपको मदद करेगी। वो है टेंस चेंज। टेंस चेंज जिसको आएगा, इस चीज को आप लोग बहुत बढ़िया नोटिस करिए। टेंस चेंज आने के लिए सबसे पहले तो आपको टेंस आना चाहिए। तो बेसिकली ऑल हेल्पिंग वर्ब्स जो टेंसेज के हैं वो आपको तैयार होनी चाहिए। तो टेंस चेंज में कैसे रिपोर्टिंग वर्ब के टेंसेज में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच पर क्या असर पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला टेंस जो होगा, उस हिसाब से जितने भी रूल्स डिस्कस किए गए हैं उन सबको बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बिना उनके ना तो आप प्रोनाउन चेंज का लाभ उठा पाओगे, ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का उठा पाओगे, ना ही इंपरेटिव सेंटेंसेस का उठा पाओगे, और ना ही ऑपरेटिव सेंटेंसेस का उठा पाओगे। तो ये आपका बेस है। तो डायरेक्ट में बस केवल इतना कहूंगा कि टेंस चेंज इतना बढ़िया तैयार करिए कि प्रोनाउन चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में को किस तरीके से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बदलते हैं, और ऑपरेटिव सेंटेंसेस को, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी यहाँ पर होना चाहिए। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसको भी आप किस तरीके से चेंज करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपका टेंस चेंज पर। तो टेंस चेंज पढ़िए, बाकी जितने रूल्स डिस्कस किए गए हैं जो हमारी कोचिंग में पढ़ते आए हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी नोटबुक में बाकायदा मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं, चाहे वो प्रोनाउन चेंज के हों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हों, इंपरेटिव सेंटेंस के हों, ऑपरेटिव सेंटेंसेस के हों, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हों, उन्हें टेंस चेंज पढ़ने के बाद ही पढ़ें, तब वो उनके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। और बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर यहाँ से आने वाले 2 मार्क्स के क्वेश्चन, या मैं सीधे कह लूँ कि 2 क्वेश्चन उनके एकदम आसानी से हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। फिलहाल ये टॉपिक तो डिस्कस करने वाला नहीं है बोर्ड पर, लेकिन अब मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ सिंथेसिस, ये टॉपिक ऐसा है जिसे यहाँ बोर्ड पर बाकायदा मैंने डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया है। आप इसकी मदद से बहुत कम समय में पूरे के पूरे सिंथेसिस को पढ़ लेंगे, जिसे आपके पूरे होल सिलेबस का दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, वह सिंथेसिस। सिंथेसिस का नाम ही है, इसमें सिंथेसाइज किया जाता है, वाक्यों को जोड़ा जाता है। वाक्य 2 होंगे, 2 से अधिक होंगे, उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करें कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाना। कैसे आप सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर लेते हो जब आपके सामने 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पार्टिसिपल की मदद से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। चूंकि इस बार पार्टिसिपल से क्वेश्चन आने के थोड़ा कम चांसेस हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत ही शॉर्ट में बात करना चाहता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 काम एकदम साइमल्टेनियसली एक के बाद एक होंगे, क्रम में होंगे। जैसे
She saw lion, she ran away with fear. उसने शेर देखा और वह डर से भाग गई। उसकी इस काम में टाइम का बिल्कुल भी अंतराल नहीं है, जैसे ही उसने शेर देखा वैसे ही वो भाग गई। तो seeing a lion, she ran away with fear। तो उन सब पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार जो मेरे विषय वस्तु में शामिल है टॉपिक्स जिन पर मुझे बोर्ड एग्जाम के लिए जो इस बार मदद करने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेंट को मैंने खास तवज्जो नहीं दी है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सबसे सरल टॉपिक है, इसलिए जाते जाते एक नज़र इस पर आपको दौड़ा लेना है। फिर आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अब नीचे मैंने लिख दिया है यहाँ पर, जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का आना, या प्रीपोजिशन आप लगा करके जिरंड या नाउन के पहले कैसे सिंपल सेंटेंसेस बना लेते हैं, इस तरह की वाक्यों के चांसेस ज्यादा हैं। मैंने एक यहाँ वाक्य डिस्कस किया है, जस्ट सी है, सीता बॉट अ पेन, शी गेव 5 रुपीज। जरा ध्यान से देखिए, सीता बॉट अ पेन, शी गेव 5 रुपीज। देयर आर टू सेंटेंसेस, एक तो है सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक पेन खरीदी, शी गेव 5 रुपीज, और इस पेन के लिए उसने 5 रुपए पे किया दिया। इसका मतलब अगर हम लोग समझे, कॉमन समझे कि 5 रुपए की पेन सीता ने खरीदी। सीता बॉट अ पेन, मैं जोड़ रहा हूँ, इसे कंबाइंड कर रहा हूँ, इस दो वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल वाक्य में तैयार कर रहा हूँ। तो सीता बॉट अ पेन, देखो फॉर 5 रुपीज, मैंने 5 रुपीज जो नाउन है आपका, इसके पहले मैंने क्या लगा दिया है, फॉर लगा दिया है, और फॉर इज अ काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। तो आपका जैसा ये नाम है जिरंड या नाउन की पूर्व प्रीपोजिशन, तो आई हैव पुट प्रीपोजिशन बिफोर नाउन, दैट इज 5 रुपीज। तो 5 रुपीज के पहले मैंने क्या लगा दिया, फॉर। इसी तरह आप नाउन या जिरंड के पहले प्रीपोजिशन लगा करके भी सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। अगला जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी इसके चांसेस ज्यादा है। तो इस तरह के जो वाक्य आपको दिख रहे हैं, जैसे नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। सबसे बड़ी बात यहाँ पर फोकस करिए, नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। ये नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन मींस ये होता है अगल बगल। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अगल बगल। अगल बगल किसको रखेंगे, नाउन आर फ्रेज, एकदम कंफर्म है हेडिंग से। यू हैव टू सी द हेडिंग अगेन, नाउन आर फ्रेज। तो ये जो नाउन है और ये जो फ्रेज है, इसको हम आसपास रखेंगे, चाहे दो नाउन को, चाहे दो फ्रेज को, या नाउन या फ्रेज को आसपास रखेंगे। आसपास रख करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। बात उठती है आसपास किसको रखेंगे, निश्चित तौर पर वह नाउन एज ए सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसकी जो व्याख्या करे, उसको जो एक्सप्लेन करने वाला जो फ्रेज आ रहा है, उसी को नाउन के बगल रखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, सुरेश इज अ टीचर। मैंने क्या डिस्कस किया, सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। ये दो सेंटेंस है, देखो ध्यान से। सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। सुरेश एक अध्यापक है, वह बहुत ही सरल है, बहुत विनम्र है, बहुत अच्छा है। तो सुरेश इज अ टीचर एक वाक्य है, ही इज वेरी जेंटल ये दूसरा वाक्य है। तो सुरेश की व्याख्या क्या हो गई है, सुरेश की व्याख्या है कि वह एक टीचर है। क्या है वह, टीचर है। इट मींस टू से दैट अ टीचर डिस्क्राइब्स द सुरेश। सुरेश का वर्णन तो यही है कि वह एक टीचर है। अब हम जब अपोजिशन करेंगे, पास पास इनको रखेंगे, तो सुरेश कॉमा जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है अ टीचर, उसे रख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद इज वेरी जेंटल इसको लिख देंगे। और आप इस तरीके से नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन से भी सिंपल सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं। एडवर्ब का प्रयोग सबसे सरल है। एक वर्ष के अंतराल पर पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों को अगर आप एग्जामिन करिए, थोड़ा देखिए, तो आपको पता चलेगा 1 या 2 वर्षों के अंतराल पर ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसे हम लाइटली नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा एडवर्ब जानते हैं, ly लास्ट में लगा देने से बन जाता है, लेकिन जरूरी ऐसा नहीं है। एडवर्ब तो कुछ ना कुछ आपके एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। जो आप एक्शन करते हो उसको किस तरीके से करते हो, डिस्क्राइब करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब का। तो अब यहाँ पर जरा एडवर्ब को हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। ही वेंट टू कॉलेज, वाक्य जरा देखिए, ही वेंट टू कॉलेज, ही वाज पंक्चुअल, ही वाज पंक्चुअल।
आप देख रहे हो कि वो कॉलेज गया, वो पंक्चुअल था, इसका मतलब वो कॉलेज पंक्चुअल ही जाता था। उस पे कॉलेज जाने का क्या है, पंक्चुअली वो कॉलेज जाता था। तो जरा मैं देखो सेंटेंस को कैसे ऐड करता हूँ। ही वेंट टू कॉलेज, सेम थिंग मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मुझे पंक्चुअल पर कंसंट्रेट होना है क्योंकि वह नियमित रूप से कॉलेज जाता था। नियमित रूप से कॉलेज जाता था, इसका सीधा सा मतलब है पंक्चुअल को ly लगा करके मैंने ये ly लास्ट में ऐड किया है, कर दिया तो क्या कर दिया, पंक्चुअली इस तरीके से एडवर्ब का प्रयोग करके भी हमने सिंपल सेंटेंसेस बना लिए हैं। इस बार जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो है एडजेक्टिव का प्रयोग। अगर आप एडजेक्टिव का सही मायने में प्रयोग करना जानते हैं तो आपको वो जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन में भी मदद करेगा। सिंथेसिस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो बड़ा टॉपिक है आपके यहाँ, उसमें भी एडजेक्टिव का अच्छा खासा प्रयोग किया गया है। तो फिर अगर यहाँ आते हैं, एडजेक्टिव सब जानते हो, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये थोड़ा सा उसको क्वालिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को। तो जरा देखिए कैसे क्वालिफाई करेगा और उसकी मदद से हम कैसे बना लेते हैं सिंपल सेंटेंस। अ बॉय केम टू माय ऑफिस, जरा ध्यान से सेंटेंस को देखिए। अ बॉय केम टू माय ऑफिस, द बॉय वाज ब्लाइंड, एक लड़का मेरे ऑफिस आया और वह लड़का अंधा था। वो लड़का कैसा था, अंधा था। अब लड़के की क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ही वाज ब्लाइंड। इसका मतलब जो लड़का है वो अंधा है, और यहाँ पर वर्ड ब्लाइंड जो आपको दिख रहा है वो निश्चित तौर पर बॉय के लिए यूज किया गया है। तो जब हम इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसे साधारण वाक्यों में बदलने लगेंगे, तो हम इस बॉय के पहले इसका एडजेक्टिव ब्लाइंड ले आएंगे। इस बॉय के पहले क्या करेंगे, इसका एडजेक्टिव ब्लाइंड ले आएंगे। तो अ ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस, इस तरह से आप एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब सिंपल सेंटेंसेस में अगर इतने रूल्स आप पार्टिसिपल, जेरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन और नाउन और फ्रेज इन पोजीशन, एडवर्ब का जो प्रयोग है, एडजेक्टिव का जो प्रयोग है, अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में निश्चित तौर पर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वह आपसे छूटने वाला नहीं है। फिर आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ आता हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ पढ़िए। वैसे तो नाउन क्लास भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सब पर मैं नहीं जाता बिकॉज़ यू हैव नॉट मच एंड मोर टाइम, ज्यादा समय नहीं है आपके पास बहुत कम समय है। उस समय का सदुपयोग किया जाए और केवल पढ़ा जाए क्या, एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास में मैं 3 फेज बताता हूँ। उस 3 फेज को अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर काफी मजेदार होगा ये आपके लिए। हम तो कहेंगे कि ये 3 चीजें अगर आप ध्यान में रखिए, हम एडजेक्टिव क्लास के बारे में ही भूल जाइए, किसी चीज के बारे में भूल जाइए, मैं इसे आपके बोर्ड से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप इस नाम को लेकर के भ्रमित बिल्कुल भी ना रहें। मैं अब जिस मेथड को बताने जा रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके लिए नेक्टर का काम करेगा, अमृत का काम करेगा। जब आप किसी लिविंग बीइंग को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तब जोड़ने के लिए आप हु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हु का। जैसे आई सॉ मैन, मैंने एक आदमी देखा, द मैन वाज लाइंग ऑन द रोड, वह आदमी रोड पर पड़ा हुआ था। तो आपने क्या देखा कि आप आदमी को डिस्क्राइब कर रहे हो, यू आर नाउ डिस्क्राइबिंग द मैन। एक आदमी देखा जो सड़क पर पड़ा हुआ था, इसका मतलब ये तो जीवित है या मैन है, तो निश्चित तौर पर उसे हम लिविंग मानकर इंग्लिश में उसके फ्रेजेस को चेंज करेंगे। तो आई सॉ मैन, द मैन वाज लाइंग ऑन द रोड। तो आई सॉ अ मैन, अब मैं जोड़ने जा रहा हूं दूसरे सेंटेंस को। आई सॉ मैन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मैंने इसे लिख लिया पहले पार्ट को। उसके बाद मैंने पहले ही बताया कि अगर लिविंग बीइंग डिस्क्राइब हो रहा है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। तो जोड़ते समय मैंने हु का प्रयोग कर दिया। द मैन प्रयोग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बारे में पहले हो गया। आई सॉ मैन के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया, इसको हटा देंगे आप कुछ देर के लिए, फिर आप लगाएंगे हु। बाकी लिखे हुए सेंटेंसेस को जब का तो लिख देंगे, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। तो दूसरे पॉइंट पर आता हूं। अगर आप नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, किसकी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आपको मेनली ध्यान में रखना होगा विच। क्या रखना होगा, विच रखना होगा। और ये एकदम इत्मीनान से सोचिए अगर आप, तो जो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, अगर उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन करना
करना है, डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है वाक्य में या डिस्क्राइब किया गया है वाक्य में, तो निश्चित तौर पर उस दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप विच का यूज करेंगे हमेशा। जैसे कि क्या कर देता हूँ, आई गेव हिम अ कैमरा, आई गेव हिम अ कैमरा, द कैमरा वॉज चीप। यहाँ पर कैमरे को डिस्क्राइब किया जा रहा है, कैमरा नॉन लिविंग थिंग है। जब हम इस तरह के वाक्य को जोड़ेंगे तो विच का यूज करेंगे। जैसे आई गेव हिम अ कैमरा, या आपका फर्स्ट सेंटेंस है जो यहाँ मैंने जो का क्यों लिख दिया है। दूसरे सेंटेंस को जोड़ने से पहले चूंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है कैमरा, तो उसके लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, विच लगा रहा हूँ। बाकी कैमरे के बारे में डिस्क्रिप्शन पहले हो चुका है, उसको हटा देंगे, बचा वॉच चीप, तो मैंने वॉच चीप लिख दिया और इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एक और तरीका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, इधर फोकस करिएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का एक और तरीका है जो प्लेस को लेकर के है। किसको लेकर के है, वो प्लेस को लेकर के है। और प्लेस जैसा कि आप समझेंगे तो प्लेस में एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा। प्लेस को हमेशा हम लोग वेयर से डिनोट करेंगे, उसे जोड़ते समय जब हम उसे जोड़ेंगे तो किसका उपयोग करेंगे, वेयर का। तो अब हम प्लेस के बारे में बताते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज द स्कूल studied। मैंने लिख दिया यहाँ पर दिस इज द स्कूल आई हैव स्टडीड, दिस इज द स्कूल आई हैव स्टडीड, यह वही स्कूल है आई हैव स्टडीड, मैंने यहाँ पढ़ाई किया था। मैं इसको जोड़ते समय वेयर का यूज करूंगा, दिस इज द स्कूल वेयर आई हैव स्टडीड। जरा इसी तरह को कैसे जोड़ूंगा, दिस इज the school where I have studied। तो आपने देखा कि तीसरा पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हमारे लिए बहुत जरूरी है वो है where। क्या है वो, where। आप where का यूज कहाँ करेंगे, जहां पर्टिकुलर प्लेस को डिफाइन किया गया होगा। तो पर्टिकुलर प्लेस क्या है, दिस इज द स्कूल आई हैव स्टडीड, ये वही स्कूल है जहां मैंने पढ़ाई किया था। तो जहां मैंने पढ़ाई किया था, इट मींस टू से दैट आप प्लेस को डिफाइन कर रहे हो, और प्लेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, और यह वेयर दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, जरा कंपाउंड सेंटेंस पर इन शॉर्ट में बात कर लेना चाहता हूं। कंपाउंड सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए कीवर्ड कंजंक्शन पढ़ लीजिए। जितने तरह के कंजंक्शंस हैं, चाहे वो कम्युलेटिव कंजंक्शन हो, चाहे वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो, चाहे वो इनेटिव कंजंक्शन हो, चाहे वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो। मैंने कंजंक्शन में बात करी है, हर तरह के कंजंक्शन पढ़ लीजिए, चाहे वो कम्युलेटिव कंजंक्शन हो, कैसा कंजंक्शन हो, कम्युलेटिव कंजंक्शन हो, चाहे वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो, और चाहे वो इलेटिव कंजंक्शन हो, चाहे वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो। ये जो कंजंक्शंस, कम से कम ये चार कंजंक्शन तो आपको बिल्कुल पढ़ लेने हैं। ये वाक्य को जोड़ने का काम करेगा। कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, कम्युलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कहाँ करते हैं आप, कम्युलेटिव नाम ही उसका है जो जोड़ बताने वाला, ये दो चीजों को जोड़ता है, चाहे वो फ्रेज हो, और मतलब इस तरीके की कंजंक्शंस जो होंगे कम्युलेटिव ही जोड़ बताने वाले कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, जोड़ बताने वाले। और इलेटिव परिणाम बताते हैं। इलेटिव कंजंक्शन क्या बताते हैं, परिणाम, जैसे सो, देयरफॉर, हेंस,
इसमें एंड है, कम्युलेटिव कंजंक्शन है, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको जोड़ बताएंगे। अल्टरनेटिव आपको विकल्प बताएंगे। अल्टरनेटिव आपको क्या करेंगे, विकल्प बताएंगे। विकल्प कैसे, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब कुछ है। तो मैं यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए बता देता हूँ एंड का यूज कैसे करेंगे, कम्युलेटिव कंजंक्शन के थ्रू जान सकते हैं। एडवर्सेटिव में विरोध होता है, एडवर्सेटिव में क्या होता है, विरोध होता है, इसमें बट आएगा कि जैसे मैं बोल दूं कि ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये बट है, आपको विरोध बताएगा वाक्य में, गरीब होते हुए भी ईमानदारी, विरोधाभास है वहां का। और इसी तरीके अगर मैं बात करूं इलेक्टिव कंजंक्शन का, तो और इलेक्टिव में आपको परिणाम बताया जाएगा। परिणाम कैसा होगा, परिणाम में जैसे परिणाम के लिए आप लोग क्या प्रयोग करेंगे, सो प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर प्रयोग कर सकते हैं, कंजंक्शन हेंस प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से है जिसका यूज आप कर सकते हैं इस कंजंक्शन में। अल्टरनेटिव कंजंक्शन की बात करता हूं, ये आपको विकल्प बताता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज, ये सब वर्ड्स हैं जो आपको विकल्प देंगे। तो जहां विकल्प की संभावना रहे वहां अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज कर लीजिएगा, जहां विकल्प रहे वहां अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करिएगा, और जहां पर परिणाम प्रदर्शित किया गया हो वाक्य में वहां पर आप लोग इलेटिव कंजंक्शन का यूज करिएगा, और जहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो वहां पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करिएगा, जहां पर जोड़ बताया जाए, संयोजन बताया जाए वहां पर कम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज करिएगा। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो सिंथेसिस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ सिंथेसिस पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जहां पर क्वेश्चन तो आप सॉल्व करते ही करते हो, जब आप करने लगते हो ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तब भी ये बहुत बेनिफिट है इससे, क्योंकि आपको अगर सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, चाहे वो टेंसेस की मदद से हो, चाहे वो सिंथेसिस की मदद से हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मदद से हो, तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। इसलिए ये टॉपिक जो अभी मैंने डिस्कस की ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन पर, बहुत ही शॉर्ट में उस पर बात करूंगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा टॉपिक है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पर। उसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई बात नहीं है, बहुत साधारण सी बातें हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। बोर्ड से मैं सारे मैटर हटा रहा हूँ और इनको हटा करके मैं कुछ नई चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको थोड़ा सा मदद करेगी एग्जाम के लिए। और इसको हटाने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करने के बाद सिंटैक्स पर थोड़ी सी बात होगी, फिर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं जो एसी में आपको काम आएगा। बस यही तक आज का एक पूरा फोकस होगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप 24 घंटे 48 घंटे स्टडी कर पाएंगे। आप यहाँ पर बताए गए मैटर्स को केवल 8 से 10 घंटे की स्टडी कर लेते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ी बात होगी अगर 8 घंटे आप इस पर मेहनत करते हैं। 8 घंटे मेहनत करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके स्कोर में कोई कमी रह जाएगी, अंतिम समय में भी आप बड़े स्कोर कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ट्रांसफॉर्मेशन की, सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ और नहीं है। पहला है टू लगाना और हटाना, दोनों आना चाहिए। अगर वाक्य में टू लगा है तो उसे हटा भी सको, वाक्य में टू नहीं लगा है, सो वगैरह लगा है, तो उसको क्या करो, लगा भी सको। तो ये टॉपिक आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टू हटाना, जैसे ही वॉज टू वीक टू गो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ही वॉज टू वीक टू गो, मैंने एग्जाम्पल लिया। अब ये किससे बना है, किन दो वाक्यों से मिलकर के बना है, जरा मैं उसको बताता हूँ। जैसे देखो, ही वॉज सो वीक he cannot go, या वॉइस की जगह अगर मैं इस कर दूं तो आपका टेंस मैच कर जाएगा, उसकी बात कर लेता हूँ। he is so weak he cannot go, वो इतना कमजोर है कि वह जा नहीं सकता। इसका मतलब he is too weak to go,
वह आपने क्या किया, सो को हटा दिया, सो की जगह क्या लगा दिया, टू लगा दिया, फिर ही कैन नॉट समथिंग जो भी है वो सब कुछ आप हटा देंगे और वर्ब को इंफिनिटिव बना देंगे। तो मतलब टू लगाने के लिए सो हटाते हैं और वर्ब को इंफिनिटिव बना देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, टू मिल जाता है। इसी तरह अगर टू हटाना है तो टू हटाने के लिए उसकी जगह पर सो लगा देते हैं और इंफिनिटिव वर्ड के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कैन नॉट, शी कैन नॉट, दे कैन नॉट, टेंस के अकॉर्डिंग कुड नॉट, जो भी आप प्लेस करना चाहें कर सकते हैं। तो ये टॉपिक ये है टू लगाना और टू हटाना। उसके बाद तो मैं यही कहूंगा कि सारे इंटरचेंजेस पढ़ लीजिए, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में पूछेंगे। उन इंटरचेंजेस की बात करते रहा हूं मैं, जैसे इंटरचेंज ऑफ assertive and interrogative sentences, और इसी तरीके से इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये इंटरचेंज पढ़ लीजिएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में चूंकि होता क्या, ट्रांसफॉर्मेशन में मूल भाव आप नहीं बदल सकते हो, आप वाक्यों का स्वरूप बदल सकते हो, इसलिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी इसी का पार्ट है। तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आप पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में से कोई ज्यादा बातें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन आनी चाहिए। ये थोड़ा सा बहुत जबरदस्त टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आता रहा है, इस बार भी आएगा। तो अगर आप इस पर बात करना चाहें तो बहुत जरूरी होगा कि डिग्री जरूर पढ़नी है। मतलब 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलने को कह सकता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कह सकता है, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव कह सकता है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कह सकता है। मतलब कुल मिलाकर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का आपस में चेंज आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आप ये याद रखिए कि जब आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं तो एज या सो एज का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो आप देन लगाते हैं, डिग्री कंपैरेटिव यूज करते हैं एडजेक्टिव की, या फिर वहां पर टू लगाते हैं। कुछ केसेस में सीनियर, जूनियर, सुपीरियर एटसेट्रा कंडीशन में आप टू का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हर केसेस में आप देन लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव की होगी उसके पहले हमेशा द लगाएंगे। इन बातों का ख्याल रखेंगे और डिग्री तैयार कर लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसा कोई भी टॉपिक अब नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया है। अगर इन टॉपिक्स को एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप बिल्कुल डिस्कस करिएगा एग्जाम देने से पहले। एक तो टू लगाना या हटाना, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इन सारी चीजों पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से बात करनी है, एक एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कहीं से भी कुछ मिस ना होने पाए। मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन पर बात कर ली है। सिंटेक्स पर बात करने के लिए सीधे सीधे ओरल बात भी करेंगे तो आप समझ जाएंगे, उसके लिए मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं आपको सिंटैक्स को लेकर के, तो सिंटैक्स एक ऐसा विषय है जो आपकी गलतियों को केवल पकड़ता है। अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। वाजिब सी बात है, आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग पता होना चाहिए, आपको कहाँ कॉमा लगाया जाना चाहिए, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाना चाहिए, कहाँ स्मॉल लेटर यूज करना है, कहाँ कैपिटल लेटर यूज करना है, पंक्चुएशन क्या क्या है, कुल मिलाकर ये सीधे तौर पे कह सकते हैं। तो पूरे पंक्चुएशन की नॉलेज, कौन से ऐसे पर्वत हैं, कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, कौन से पर्वत श्रेणियां ऐसी हैं जो बड़ी तो आएंगी उनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, कहाँ पर ए और एन का प्रयोग करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए। और हम तो ये कहेंगे कि पिछले 10 वर्षों का अगर जिनके पास कलेक्शन हो वे क्वेश्चन जरूर देख करके जाए, वो थोड़ा वहाँ मदद करेगा। और सिंटैक्स के बाद अगर हम टॉपिक पर आए जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो है ट्रांसलेशन के, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी जो करने को आएगा वो 5 मार्क्स का होगा आपका क्वेश्चन, और इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती। आपके पास अच्छे खासे वोकैबुलरीज होनी चाहिए,
जो आपकी किताबों में उपलब्ध हैं। अगर हर चैप्टर्स को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसकी सिनोनिम्स भी पढ़ी है साथ ही साथ, तो एक्सप्लेनेशन से सारे चैप्टर्स के आपने किए होंगे फर्स्ट पेपर के, तो निश्चित तौर पर आपके पास वर्ड्स की कमी नहीं होगी और हिंदी में आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन हाँ, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को अगर आपको आसान बनाना है तो आपको अपने टेंसेज और इस ग्रामर पोर्शन में जो भी मैंने डिस्कस किया है इस पर फुल कंट्रोल होना चाहिए। मेनली मैं टेंस पर फोकस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आप समझ जाइए कि एवरी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज, मॉडल वर्ब्स जितनी भी हैं सब आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। यूज भी आना चाहिए, चाहे वो देयर का हो, चाहे वो इट का हो, जिस भी तरीके के प्रयोग हैं और कहाँ प्रीपोजिशंस का अच्छे से प्रयोग करना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कैसे इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बदलते हैं, पैसिव को एक्टिव में बदलते हैं, एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं अगर आपको पता होंगी तो निश्चित तौर पर आपको ये 15 मार्क्स मिलने हैं। ह्यूमन एरर्स की बात अगर छोड़ दी जाए तो फिर अंतिम टॉपिक पर आता हूँ, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। लेटर राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो फॉर्मेट है। बॉडी यहाँ कोई मैटर नहीं करता है, बॉडी चूंकि बदलता रहता है क्वेश्चन में दिन प्रतिदिन, जब भी जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल को देख लो तो आपको थोड़ा बॉडी में चेंज आएगा। कभी सफाई को लेकर के कंप्लेंट लेटर लिखनी होती है, कभी शादी विवाह को लेकर के फॉर्मल लेटर लिखना होता है। तो जब ये लेटर्स आपको लिखने होते हैं तब आपको वहाँ फॉर्मेट ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस फॉर्मेट में आप कर रहे हो लेटर राइटिंग वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान रखें, कहाँ डेट लिखी जाती है, कहाँ डियर लिखा जाता है, कैसे संबोधन है, कहाँ कॉमा लगाया जाता है, फिर पैराग्राफ कहाँ से शुरू करते हैं। आप बाकायदा उस फॉर्मेट को फॉलो करो और बॉडी में अपने वर्ड्स जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है उसको डाल दो। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको लेटर में कम वेस पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब हम सीधी सीधी बात करेंगे एसे पर। एसे टॉपिक बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है, इसमें कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हैं मेरे पास। अगर आप इतने टॉपिक पर ऐसे पढ़ लेते हैं, जिन एक्सपेक्टेड पॉइंट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो अगर यहाँ से पॉइंट्स आ जाते हैं तो बेहतर है, आप डायरेक्टली सारे का सारा ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नहीं भी आता ऐसे तो आपके पास इनफ मटेरियल हो जाएगा, एडिक्वेट मटेरियल हो जाएगा। किसी भी ऐसे को आप पर्याप्त रूप से इन एसेज की मदद से लिख सकते हैं। उन एसेज को मैं एक बार बोल देता हूँ, आप यहाँ बोर्ड पर देख भी सकते हैं। टेलीविजन, कंप्यूटर, वुमेन इन 21st सेंचुरी, टेररिज्म, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, इलेक्शन। इलेक्शन क्या, इलेक्शन किस तरीके से समाज के लिए जरूरी है और इलेक्शन में किस तरीके की पारदर्शिता आनी चाहिए, इलेक्शन किस तरीके से महापर्व है हमारे देश का, बिना इसकी किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन सब चीज़ों पर हमें परिचर्चा करनी होगी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए किस तरीके से इलेक्शन महत्वपूर्ण है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसे डिस्कस करेंगे। फेवरेट बुक या पर्सन आप पढ़ सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। लंबे समय से ऐसा क्वेश्चन बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ के रखिए क्योंकि ये आपको सेफ जोन में ले जाएगा। क्लीन इंडिया, ग्रेट इंडिया, ये टॉपिक मैंने अभी चुना है, थोड़ी देर पहले सोचा क्योंकि स्वच्छता अभियान को लेकर के जिस तरीके से मुहिम है पूरे देश में, तो हो सकता है कि आपको क्लीन इंडिया, ग्रेट इंडिया पर लिखने को कुछ दे दे या इनटॉलरेंस पर दे दे, असहिष्णुता पर दे दे। क्योंकि जो करंट अफेयर्स हैं, आपके जो करंट मुद्दे हैं, जो पेपर्स में आप देखते आ रहे हो 6 महीने, 5 महीने, साल भर से, या अभी भी देख रहे हैं कुछ दिन पहले से, तो उस मुद्दे पर भी कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, एक जो सक्रिय उपस्थिति है स्टूडेंट की समाज में, उसको चेक करने के लिए बोर्ड एग्जाम में एक आध टॉपिक कभी कभी दे दिया जाता है। तो कम से कम इतने टॉपिक्स का ऐसे जरूर पढ़ें। आपकी ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतिम परीक्षा। इसके बाद हम सब लोग बीकॉम की एंट्रेंस की क्लास में मिलेंगे और एक बढ़िया परफॉर्मेंस करना है एंट्रेंस में आपको, चाहे वो BHU एंट्रेंस हो और चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। तो पहले तो इस परीक्षा के लिए जो ये सेकंड पेपर है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम लोग एंट्रेंस की क्लास में। नमस्कार।